guys, how are you all? Welcome back on Study Scholar, जहाँ हम कॉमर्स को बनाते हैं बहुत ही आसान। पिछली वीडियो में हमने अपना गवर्नमेंट बजट चैप्टर शुरू किया था। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट फॉर इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडी अकाउंट्स of class 11th and 12th. You will also get videos on study tips and time management and many more things which are beneficial for you. So do subscribe it and take the benefits of the video. चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। अगर हम बात करें गवर्नमेंट बजट की स्ट्रक्चर की तो इसे स्ट्रक्चर भी कहा जाता है एंड कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। मतलब अगर आपसे स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लिया जाए या कंपोनेंट्स के बारे में पूछ लिया जाए तो आपका यही आंसर होगा। गवर्नमेंट बजट क्या था, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि गवर्नमेंट बजट क्या है। इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि जिसमें गवर्नमेंट ने अपने आने वाले साल का प्लान के बारे में डिस्कस किया होता है कि कहां से उसको रिसिप्ट्स आएंगे, कहां उसका एक्सपेंडिचर होगा। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड दैट इज रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट बजट के कितने कंपोनेंट है? टू कंपोनेंट्स हैं, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। इन दोनों को भी फर्दर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, सिमिलरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि इनके मीनिंग क्या है, ये क्या होते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं बजट रिसिप्ट्स। बजट रिसिप्ट्स क्या होता है? बजट रिसिप्ट्स मींस इनकम, मींस रेवेन्यू। ओके, तो बजट रिसिप्ट का मतलब क्या है? इट इज अ एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, इट इज एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स फ्रॉम ऑल सोर्सेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के जितने भी सोर्सेज हैं वहां से अगर वो एक एस्टिमेट ले लेती है कि 1 करोड़ की इनकम हो जाएगी, हो सकता है कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो, तो एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है कि मेरे इतने सोर्सेज से मुझे इस साल इतनी इनकम होगी, दैट इज कॉल्ड बजट रिसिप्ट्स। क्लियर? बजट रिसिप्ट्स को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होती हैं वो क्या है? रेगुलर इन नेचर होते हैं, रेगुलर इन नेचर। एंड जो कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, इरेगुलर इन नेचर। अब इनका मीनिंग क्या है वो आगे डिस्कस करते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स रेगुलर इन नेचर का मतलब है जो एवरी टाइम रेगुलरली उनके गवर्नमेंट के पास इनकम आती रहती है। बट जो इरेगुलर इन नेचर के हैं इसका मतलब है कि वो कभी आती है कभी नहीं आती है, रेगुलरली नहीं है, कभी कभी आती है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं इसका मीनिंग। अगर हम बात करें रेवेन्यू रिसिप्ट्स के मीनिंग की तो बुक में इसकी जो डेफिनेशन है वो 2 लाइंस में दी गई है। और क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट। बट यही डेफिनेशन आगे अगर हम कंपोनेंट जब पढ़ेंगे ना तो उसमें भी सेम क्रिएट लायबिलिटीज है, रिड्यूस एसेट है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट मैं आपको इसका बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला दूंगी, अब वो लर्न करना, आपको ये सारा टॉपिक इजीली लर्न हो जाएगा। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स की डेफिनेशन को फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करें, आपने इसकी जगह क्या याद करना है? CL अपॉन N, RA अपॉन N। आप इस फॉर्मूले से ये टॉपिक लर्न करना, देखना आपको सारा कॉन्सेप्ट इजीली याद हो जाएगा और आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। मैंने बहुत बार बच्चों को ऐसा करवाया है और बच्चों को ये चैप्टर सबसे इजी लगता है। ठीक है, चलिए। अब C stands for create, L stands for liability, R stands for reduces, A stands for asset।
अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स की डेफिनेशन क्या है? These are those receipts which neither create liability, okay, neither create liability nor reduces asset. ना तो लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं ना ही एसेट्स को रिड्यूस करेंगे। क्लियर? अब अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की तो हम आते हैं, एग्जांपल कह लो या हम बात करें कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम बात करेंगे टैक्स रेवेन्यू की, सेकंड इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, तो रेवेन्यू रिसीव्स कितने टाइप की होगी? टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू से हमें नाम से पता चल रहा है कि जितनी भी इनकम गवर्नमेंट टैक्स से कमाती है उसे हम टैक्स रेवेन्यू कहते हैं, और ऐसी इनकम जो गवर्नमेंट टैक्स के अलावा कमाती है उन्हें हम नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंक्लूड करते हैं। कौन कौन से आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं टैक्स रेवेन्यू को। टैक्स रेवेन्यू पढ़ने से पहले व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या है? अब आप बोलोगे कि टैक्स जो हम पे करते हैं, बट अगर हम उसको डिफाइन करें तो क्या कहेंगे कि टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। जो टैक्स है इज अ कंपल्सरी पेमेंट। ठीक है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं मैंने नहीं पे करना, आपको ये पे करना ही पड़ेगा, या गवर्नमेंट डंडा मार के अपने आप आपसे पे करवा लेगी। तो टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय इंडिविजुअल और कंपनी टू द गवर्नमेंट। चाहे वो पर्सन हो, चाहे कोई कंपनी हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, जिस पे भी टैक्स लगता है उसे वो पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है। सेकेंडली, इसके बदले में हम कोई सर्विस में हम सोच नहीं सकते कि अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट हमारे लिए ये काम करे। ठीक है, तो हम इसके बदले में कोई बेनिफिट नहीं रख सकते अपने माइंड में कि अगर हम टैक्स पे करें तो गवर्नमेंट हमारे लिए ये करे। तो टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है, सिर्फ एक तरफ से वन साइडेड पेमेंट हो रही है। क्लियर? चलिए, टैक्स रेवेन्यू जो है, टैक्स को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब टैक्स जो है दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जब आप टैक्स रेवेन्यू में हम बात करेंगे तो इसमें ये दोनों इनकम को हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो टैक्स है क्योंकि ये भी टैक्स है, ये भी टैक्स है, भले ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है, पर है तो टैक्स ही आ रही ना इनकम, तो इन दोनों को हम टैक्स रेवेन्यू में काउंट करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? टैक्स जो है, डायरेक्ट टैक्स जो है उसमें इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस is on same person। अब इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी को वो पे करना पड़ता है, मतलब इम्पैक्ट जिसके ऊपर लगाया गया उसी को, इंसिडेंस उसका बर्डन उसी को झेलना पड़ता है। तो आप ये भी कह सकते हो, तो डायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स whose burden cannot be shifted to another person। ठीक है, कि डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है अगर जिसके ऊपर वो लगता है वो उसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके एग्जांपल्स लूं तो आप ले लो इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, दीज आर डायरेक्ट टैक्स। मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो मुझे ही पे करना पड़ेगा, मेरा पड़ोसी नहीं करेगा या मेरे कोई रिलेटिव्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ? जिसके ऊपर लगा, इम्पैक्ट किसके ऊपर आया? मुझ पर आया। इंसिडेंस क्या हुआ? भार किसको झेलना पड़ा? मुझे ही झेलना पड़ा। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या है? इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। क्लियर? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स है कि जिसमें इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस जो है is on different person, जिसमें इम्पैक्ट लगता किसी और के ऊपर है और फर्दर उसको हम शिफ्ट किसी और पे कर देते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो कि इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स whose burden can be shifted to another person। ओके, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इट इज लेविड ऑन
one person but paid by another person. Okay, for example अगर मैं लूं, सबसे अच्छा एग्जांपल जीएसटी, इसका एग्जांपल। अब देखो, जब हम लोग कोई चीज मार्केट से परचेज करते हैं तो वो क्या होता है, आप जब भी लेंगे हम चीज, उसमें लिखा होता है ना इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, या हम कुछ खाने जाते हैं मार्केट में, हम कोल्ड ड्रिंक खरीद लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, तो उसके ऊपर लास्ट में जो बिल आता है उसमें लिखा होता है ना, इतना तो आपका बिल हो गया, जैसे 500 रुपीज आपके बिल हुआ और इतना परसेंट आपको जीएसटी, टोटल बिल हुआ 550, ऐसा आता है बिल। तो ये जीएसटी क्या है, पहले किसके ऊपर वो टैक्स लगा था, वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगा था, पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक उनके ऊपर टैक्स लगा था, बट वो टैक्स किसके ऊपर शिफ्ट हो गया, वो शिफ्ट हो गया कंज्यूमर के ऊपर, लास्ट में उसमें उसको किसने कंज्यूम किया। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ, जो इनिशियली तो किसी और पे लगता है पर बाद में उसे किसी और के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, कम इनकम कम टैक्स, ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, ज्यादा प्रॉपर्टी ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, बट जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये क्या होता है, 1 2 3, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, दिस इज प्रोपोर्शनल इन नेचर। प्रोपोर्शनल इन नेचर का मतलब जितना आप कंज्यूम करोगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है उसके हिसाब से ही लगेगा टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स जो होता है इसका जो स्कोप है दिस इज लिमिटेड स्कोप, बट इसका जो स्कोप है इट हैज अ वाइड स्कोप। अब स्कोप का मतलब क्या है, देखो डायरेक्ट टैक्स मैंने क्या कहा था, इसका एग्जांपल हमने इनकम टैक्स लिया, बट अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो वो मैं बताती हूँ कि लिमिटेड स्कोप का मतलब है कि जो ये टैक्स है ना, डायरेक्ट टैक्स सभी के ऊपर नहीं लगता, हर एक को नहीं पे करना पड़ता। क्यों नहीं पे करना पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना टैक्स की स्लैब्स बनाई हुई हैं कि जिसकी इनकम या प्रॉपर्टी इतने लाख से ज्यादा है देन वो इतना अमाउंट पे करेगा, जिसकी इनकम इतने से ज्यादा है वो इतना अमाउंट पे करेगा, और जिसकी इतने से कम है उसको कुछ भी टैक्स नहीं पे करना। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जिसकी अब प्रॉपर्टी कम होगी, फर्स्ट स्लैब में आ रही है, जिसका टैक्स निल है, तो वो तो कुछ भी टैक्स नहीं पे करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो डायरेक्ट टैक्स है उसका जो स्कोप होता है वो लिमिटेड है। क्लियर, बट इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसका स्कोप वाइड स्कोप है। क्यों, क्योंकि अगर हम सुई भी खरीदते हैं, सुई खरीदने से लेकर अगर हमने एरोप्लेन तक खरीदना है उसमें टैक्स जरूर ऐड होगा, हर एक चीज के ऊपर टैक्स लगा होगा, तो इसीलिए इसका जो स्कोप होता है वो वाइड स्कोप होता है। क्लियर है, आई होप आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग क्लियर होगा। ये आप 3 मार्क्स में पढ़ सकते हो, इसका 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी टैक्स रेवेन्यू में टैक्स पढ़ा, टैक्स के 2 क्वेश्चन पढ़े, इन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, वेल्थ टैक्स हो, वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं कि नहीं। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या था, neither create liabilities nor reduces asset। अब देखो जो भी टैक्स हमारे पास आ रहे हैं या गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं, क्या वो कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, क्या गवर्नमेंट इसके बदले में कोई लायबल है कि हमें ये पे करना पड़ेगा, इसके बदले में कुछ सर्विसेज देनी पड़ेगी, नहीं, तो इट डजंट क्रिएट एनी लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। सिमिलरली इसकी वजह से तो गवर्नमेंट के कोई एसेट्स भी रिड्यूस नहीं हो रहे, तो इट नाइदर create liability nor reduces asset, तो it is a part of revenue receipts। clear, ये थे टैक्स रेवेन्यू। अब हम आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू पे। तो जब हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं तो नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू वो है जहां पर इनकम टैक्स के अलावा जहां से हमारे पास इनकम आएगी वो सारी इनकम गवर्नमेंट की क्या हो जाएगी, नॉन टैक्स इनकम हो जाएगी। अब ये कौन कौन सी हो सकती है, नंबर 1 इंटरेस्ट, नंबर 2 फीस, नंबर 3 फाइन्स एंड पेनल्टीज,
नेक्स्ट एस्चीट स्पेशल असेसमेंट्स। ये वो चीजें हैं जिनसे जो हमारी गवर्नमेंट है इनकम जनरेट करती है, और वो सारे कॉन्सेप्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंडर आते हैं। अब इंटरेस्ट क्या है, गवर्नमेंट ने जब किसी को उधार दिया हो, किसी स्टेट को या किसी कंट्री को पैसा दिया हो, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है वो क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट इज फीस। हम गवर्नमेंट को कई तरह की फीस पे करते हैं, जैसे जब आपने लाइसेंस बनाना होता है तो आप लाइसेंस फी देते हो, पैन कार्ड बनाना होता है पैन कार्ड फी पे करते हो, या कोई कंपनी स्टार्ट करनी है तो रजिस्ट्रेशन फीस हम देते हैं। तो बहुत तरह की जो फीस होती हैं, वो सारी जो फीस है वो इट्स अ पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड। नेक्स्ट इज फाइन एंड पेनल्टीज। अब ये फाइन्स क्या है, जब हम लोग गवर्नमेंट का कोई लॉ ब्रेक करते हैं तो उसकी वजह से हमें पेनल्टी पे करनी पड़ती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, जब हम रेड लाइट क्रॉस कर जाते हैं और हमें फाइन लग जाता है, चालान हो जाता है हमारा, या हमने हेलमेट नहीं पहना तो हमने रूल ब्रेक किया तो उसकी वजह से हमें फाइन पे करना पड़ता है, तो वो भी गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम है। नेक्स्ट इज एस्चीट। एस्चीट जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क, ठीक है। अब ये एस्चीट क्या होता है, एस्चीट का मतलब है जैसे कोई प्रॉपर्टी है, अगर मेरे फादर की प्रॉपर्टी है तो वो मुझे मिलेगी, मेरी प्रॉपर्टी जो है वो आगे मेरे जो मेरे सन होगा या डॉटर होगी उसको आगे ट्रांसफर होगी। बट जब किसी प्रॉपर्टी का कोई आगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता तो गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को अपने अंडर कर लेती है, और उस पे जो इनकम जनरेट होती है उसे हम एस्चीट कहते हैं। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई वारिस नहीं है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, और उस पे जो इनकम ऑन होती है वो एस्चीट कहलाती है। क्लियर। नेक्स्ट इज स्पेशल असेसमेंट। अब स्पेशल असेसमेंट का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये एक विलेज है, ए विलेज, ओके, ये इतना डेवलप नहीं है, बट गवर्नमेंट ने कुछ अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जिसकी वजह से यहाँ पे रोड्स बन गई, ठीक है, एक अच्छा खासा स्कूल बन गया, यूनिवर्सिटी बन गई, इंडस्ट्रीज लग गई, तो मतलब ये एरिया क्या हो गया, डेवलप हो गया। डेवलप होने की वजह से जो इस एरिया में जो प्रॉपर्टी थी उसके रेट्स क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। जब ऐसे जगह के रेट्स हाई हो जाते हैं ड्यू टू द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट उन लोगों को कहती है कि आपको अपनी जो प्रॉपर्टी का जो शेयर इंक्रीज हुआ है उसमें से कुछ पोर्शन एज अ कमीशन गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। क्लियर। तो स्पेशल असेसमेंट क्या है, जब किसी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की वजह से किसी बिल्डिंग के, किसी जगह के, लैंड के मतलब रेट हाई हो जाते हैं तो उसमें से जो कमीशन आता है गवर्नमेंट को वो है स्पेशल असेसमेंट। तो अब हमने इसमें क्या देखा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में सारी चीजें टैक्स से रिलेटेड होंगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू में सारी चीजें वो होंगी जो टैक्स में इंक्लूड नहीं होती। अब ये सारी चीजें जो हैं ये क्या है, टैक्स नहीं है ना, तो इसलिए दीज आर द पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा, अब हम ये चेक करते हैं क्या ये सारी चीजें पार्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट्स का। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या कहती थी, नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट। अब देखो फीस आ रही है, फाइन आ रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी आ रही है गवर्नमेंट के पास, कोई कमीशन आ रहा है, क्या इनकी वजह से गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, नहीं हो रही ना, और ना ही गवर्नमेंट के कोई एसेट रिड्यूस हो रहे हैं। तो ये क्या हो गए, दीज आर द पार्ट्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्लियर है। हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स पढ़ा। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आगे फिर 2 पार्ट्स होते हैं, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू जो होता है वो टैक्स से कलेक्ट होता है, और जो टैक्स है वो 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स।
डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो एक ही पर्सन पे लगता है और उसे ही पे करना होता है, जैसे इनकम टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो स्टार्टिंग में तो किसी और पे लगता है, एट लास्ट वो किसी और पे शिफ्ट हो जाता है उसका बर्डन, जो उसे फाइनली कंज्यूम करता है। क्लियर? जैसे जीएसटी। और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होती है? सारी वो इनकम जो टैक्स के अलावा गवर्नमेंट को मिलती है, वो सारी इनकम नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट कहलाती है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। अब ये कैपिटल रिसिप्ट्स क्या हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू बुक, दीज आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूसेस एसेट। फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे? इसका सिंपल फॉर्मूला, पहले हम क्या लिखेंगे? CL क्रिएट लायबिलिटी, इसके नीचे आएगा ईदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूसेस एसेट। या तो वो लायबिलिटी क्रिएट कर देगी गवर्नमेंट के लिए, या फिर वो गवर्नमेंट के एसेट्स को रिड्यूस कर देगी। ठीक है? तो जो भी ऐसी इनकम होगी जिसकी वजह से गवर्नमेंट लायबिलिटी क्रिएट करती है और या गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस होते हैं, उन्हें हम कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? कैपिटल रिसिप्ट्स जो है वो इरेगुलर इन नेचर होते हैं, वो रेगुलरली नहीं मिलते हैं, कभी कभार कैपिटल रिसिप्ट्स आते हैं। तो इसमें कितने पार्ट्स आ जाएंगे? इसके आगे एग्जांपल्स कह लो या इसके पार्ट्स क्या है? फर्स्ट इज बोरोइंग, सेकेंड इज डिसइन्वेस्टमेंट, थर्ड इज रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन। ये एग्जांपल है कैपिटल रिसिप्ट्स के। अब हम देखते हैं कि क्या वो क्रिएट कर रहे हैं लायबिलिटी या रिड्यूस कर रहे हैं एसेट, क्या वो रियली एग्जांपल है कैपिटल रिसिप्ट्स का कि नहीं है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स में फर्स्ट क्या है? बोरोइंग। बोरोइंग में क्या है? जब गवर्नमेंट ने कहीं से पैसा बोरो किया, उधार में लिया। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें अगर रोड बनानी है या कोई हमारी इकोनॉमी में कोई क्राइसिस आ गई है, उसको फेस करना है, तो गवर्नमेंट ने किसी कंट्री से अगर हेल्प ली है, मतलब मनी बोरो की है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको इंटरेस्ट पे करेगी। हमें ये बोरोइंग देनी भी तो है, वापस भी तो करना है, पैसा भी देना है और इंटरेस्ट भी पे करना है। इट मींस यहाँ पर क्या हो रहा है? लायबिलिटीज जो है वो क्रिएट हो रही हैं। दैट्स व्हाई बोरोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय डिसइन्वेस्टमेंट? एक्चुअल में डिसइन्वेस्टमेंट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि हमने कोई कंपनी स्टार्ट करनी है तो हम उसमें पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट मींस हमें लग रहा है कि कोई हमारी इंडस्ट्री अच्छी नहीं चल रही है तो वहां से पैसा खींच लो, मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट बंद कर दो, उस कंपनी को बंद कर दो, तो वो हो गई डिसइन्वेस्टमेंट। या हम उस कंपनी को लेके किसी और को बेच दें तो वो हो जाती है डिसइन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट जब अपनी डिसइन्वेस्टमेंट करती है, जैसे गवर्नमेंट पहले क्या था, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो सारा गवर्नमेंट के अंडर था, बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया, तो इट इज अ पार्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है? सिमिलरली अगर गवर्नमेंट की कई ऐसी कंपनीज है, 10 कंपनीज अगर चल रही हैं एग्जांपल के तौर पे, उसमें से 2 कंपनीज ऐसी हैं जो लॉस पे चल रही हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उसमें से पैसा निकाल के या तो उस कंपनीज को बंद कर देगी या फिर क्या करेगी? उसको किसी और प्राइवेट सेक्टर को बेच देगी, तो वहां से पैसा निकल गया, वो क्या हो गया? डिसइन्वेस्टमेंट। अब जब डिसइन्वेस्टमेंट हुई तो कंपनी के क्या, जब उसने वो इंडस्ट्री बंद कर दी तो कंपनी के एसेट्स क्या हुए? रिड्यूस हो गए ना। तो यहाँ पर क्या है? एसेट क्या हो रहे हैं? रिड्यूस हो रहे हैं। तो या तो क्रिएट हो जाए लायबिलिटी जो इसमें हो रही थी, तब भी कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट बन गया, या उसके एसेट्स जो है वो रिड्यूस हो जाए, यहाँ पे एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, इसीलिए ये भी कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट बन गया। क्लियर? नेक्स्ट इज रिकवरी ऑफ लोन। अब रिकवरी ऑफ लोन जो है, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हुआ है, ओके? जब लोन दिया है 10 लाख का दिया है,
गवर्नमेंट ने उसको रिकवर कर लिया कि अपना 10 लाख जितना भी था वो वापस ले लिया। तो क्या हुआ, रिकवरी। तो इससे क्या हमारी क्रिएट लायबिलिटी हुई या एसेट रिड्यूस हुई। अब आप कहोगे कि मैम देखो हमने तो अपना पैसा ले लिया तो हमारे तो एसेट इंक्रीज हो जाएंगे, बट नहीं, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को आपने किस हिसाब से समझना है। रिकवरी ऑफ लोन भी, जब पहले क्या था, गवर्नमेंट ने लोन दिया था, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट अर्न कर रहा था, ठीक है। अगर वो 10 साल के लिए था, 10 साल उसको इंटरेस्ट मिलना था, बट जैसे ही रिकवरी हो गई लोन की, सारा पैसा आ गया, अब क्या हुआ, वो इंटरेस्ट जो था खत्म हो गया, ठीक है। तो इट मींस गवर्नमेंट के एसेट्स क्या हो गए, जो हैं एसेट्स क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, ठीक है, क्योंकि लोन अब कंप्लीट हो गया है। अब जो इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से उसकी जो है एसेट्स क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। इसीलिए दीज आर द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स। ओके, तो कैपिटल रिसिप्ट्स में कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। अब हम आते हैं बजट एक्सपेंडिचर। अब ये बजट एक्सपेंडिचर क्या है, जैसे हमने पढ़ा था इसमें कि इट इज एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट, सिमिलरली जो बजट एक्सपेंडिचर होता है एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है। तो आप इसको अगर डिफाइन करना चाहोगे तो आप ऐसा लिख सकते हो कि इट इज द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो इसमें भी आपने एक वर्ड एस्टिमेटेड जरूर लिखना है। इट मीन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर of the government on different activities। एस्टिमेटेड खर्चा जो गवर्नमेंट का है एक साल के अंदर, जो फिस्कल ईयर है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च तक रहता है, उसके बीच में गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होना चाहिए और कितना होना चाहिए, वो सब जो है वो बजट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है, ठीक है। अब बजट एक्सपेंडिचर इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप के हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है दिस इज रेगुलर इन नेचर, वेयरएज जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इरेगुलर इन नेचर है। अब इसका मतलब क्या है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये आम फंक्शन है गवर्नमेंट का कि इसको हर बार ही करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस बार कर लिया अगले साल नहीं करेंगे, नो, या अगले महीने नहीं करना होगा, नहीं, ये खर्चा गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पे करना होता है। बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू बुक क्या है, 2 लाइंस की, कि दीज आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच नीदर क्रिएट एसेट, ना तो एसेट्स क्रिएट करेंगे, नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटीज, ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटीज को रिड्यूस करेंगी जो पहले से चलती आ रही है। ओके, तो अगर इसको मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट करें इजी वे में, तो नीदर क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटीज, ठीक है, ना ही वो लायबिलिटीज को रिड्यूस करेंगे। इसको एग्जांपल से समझो, इसमें एग्जांपल्स में क्या क्या आ सकता है, सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नेक्स्ट आप लिख सकते हो पेंशन, ठीक है, तो एक्सेट्रा कुछ भी। आप डिफेंस पे जो खर्चा है वो भी लिख सकते हो, डिफेंस पे जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, हमारी सिक्योरिटी के ऊपर जो खर्चा करती है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये इसमें इस फॉर्मूले में फिट होती है कि नहीं होती है। देखो, जो सैलरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, अब गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं या जो रिटायर्ड पर्सन है, गवर्नमेंट को उनको पेंशन देनी पड़ेगी, हर महीने आएगी, तो वो रेगुलर इन नेचर हो गया, ठीक है। और गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है उनको भी सैलरीज हर मंथ आएगी, तो वो भी रेगुलर इन नेचर हो गया। अब इनकी वजह से क्या गवर्नमेंट के कोई एसेट्स क्रिएट हुए? नहीं, ये तो खर्चा हो गया गवर्नमेंट का ना, तो एसेट्स से कुछ भी क्रिएट नहीं हुए। और इसकी वजह से ना ही गवर्नमेंट की जो पहले से लायबिलिटीज चलती आ रही हैं वो भी कम नहीं हुई, तो इसीलिए दीज आर द एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम पढ़ते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, इरेगुलर इन नेचर होता है। इसकी डेफिनेशन को अगर हम पढ़ें तो सेम चीज कि दीज आर दोज एक्सपेंडिचर विच
आइदर क्रिएट एसेट, या तो वो हमारे एसेट्स क्रिएट कर देंगे, और रिड्यूसेस लायबिलिटी, या फिर हमारी लायबिलिटीज को रिड्यूस कर देंगे। तो हम फॉर्मूले में देखें, आइदर क्रिएट एसेट, ओके, और रिड्यूसेस लायबिलिटीज, या हमारी लायबिलिटीज को रिड्यूस कर देंगे। अब इसका एग्जांपल, एक चीज और याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो आप इसमें पॉइंट याद कर सकते हो कि इसकी वजह से हमारा कैपिटल स्टॉक जो है वो इंक्रीज होता है, मतलब इसकी वजह से जो है हमारा कैपिटल स्टॉक क्या है वो इंक्रीज हो जाएगा, हमारी गवर्नमेंट का या हमारी इकोनॉमी का। तो अब अगर मैं इसका एग्जांपल कहूं तो आप लिख सकते हो एक्सपेंडिचर ऑन रोड्स, ब्रिज, इतने सारे ब्रिज बनते हैं, रोड्स बनती हैं, या एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रीपेमेंट ऑफ लोन आप इसे लिख सकते हो, रीपेमेंट ऑफ लोन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो, अगर हम चेक करें, ये हर बार नहीं गवर्नमेंट करती, हर महीने नहीं करना पड़ता, ठीक है, कभी कभी 6 महीने में, साल में एक बार रोड बनती है, 2 साल में एक बार बनेगी। तो एक्सपेंडिचर ऑन रोड, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो है एसेट्स क्रिएट हुए, तो इसने क्या कर दिया, एसेट्स को क्रिएट कर दिया। तो अगर हम बात करें रीपेमेंट ऑफ लोन की, तो जो गवर्नमेंट ने लोन लिया हुआ था उसको रीपे कर दिया, वापस कर दिया। इससे क्या हुआ, जो लायबिलिटी थी गवर्नमेंट के ऊपर वो रिड्यूस हो गई, ठीक है। तो या इसमें क्या हुआ, एसेट्स क्रिएट हो गए, इसमें क्या हुआ, लायबिलिटीज रिड्यूस हो गई। तो इसीलिए ये एग्जांपल है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कि ऐसे एक्सपेंडिचर जो या तो गवर्नमेंट के लिए एसेट्स क्रिएट कर दे या उनकी लायबिलिटीज को रिड्यूस कर दे, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाती हैं, ठीक है। ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब मैं इसे एक छोटा ओवरव्यू दे देती हूँ, चारों फॉर्मूले आपको एक साथ लिख देती हूँ और आपको कैसे लर्न करना है आपको वो बता देती हूँ। अब जो रेवेन्यू रिसिप्ट से उसमें हमने क्या लिखा था, नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट, इसमें सीएल ईदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूसेस एसेट। याद रखना, जब भी रिसिप्ट होगा तो आपको क्या याद रखना है, CLRA, इसको आप क्या प्रोनाउंसिएशन दे सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे, कलरा कह लो, CLRA, 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 कलरा, ठीक है। रिसिप्ट के लिए आप वर्ड यूज करोगे कलरा। अगर आपके रेवेन्यू रिसिप्ट है तो दोनों के नीचे एन आएगा, अगर आपका कैपिटल रिसिप्ट है तो फर्स्ट के नीचे ई एंड सेकंड के नीचे ओ आएगा। ये आपका एबीसी की जो ऑर्डर होता है, तो पहले ई देन ओ, उस हिसाब से, ठीक है। अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर में, तो इसमें आपको वर्ड याद रखना है कार्ल, ठीक है, कार लिख के एल, कार्ल, ओके। कार्ल में कब आएगा कार्ल वर्ड, जब एक्सपेंडिचर होगा। कार्ल वर्ड जब लिखोगे तो अगर रेवेन्यू है तो रेवेन्यू में नीदर नीदर होगा, यहाँ पे भी रेवेन्यू था, यहाँ पे भी रेवेन्यू था, तो यहाँ पे भी नीदर नॉर था, इधर भी नीदर नॉर होगा, ओके। जब कैपिटल रिसिप्ट है इधर और था, तो कैपिटल रिसिप्ट में इधर और ही आएगा, हाँ, पहले ई देन ओ, अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है। आई होप आपको ये छोटा सा फॉर्मूला इजी लगा हो और इसके बेसिस पे आप इजीली लर्न कर सकते हो। कैसे था, नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट, ईदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूसेस एसेट, neither create asset nor reduces liabilities, either create asset or reduces liability। याद रखना, रिसिप्ट के लिए कलरा, एक्सपेंडिचर के लिए कार्ल वर्ड, ओके। सो आज हमने कवर किया स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट डेफिसिट, वो भी एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। नोट्स आपको इसके मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे, आपका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और कॉन्सेप्ट को समझना है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कहीं कमी लगती है तो अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, सो दैट मैं अपनी वीडियो में और चेंजेस कर सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।